ऐसे का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था तक पर असर डालने वाले तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो, और आपकी इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, तो पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल पर किन महत्वपूर्ण खबरों पर विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे, कहां पे हमारा फोकस होगा। नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। चावल एक्सपोर्ट पर अब प्रतिबंध नहीं, बड़ी खबर आज की रही जिस पर दिन भर काफ़ी चर्चाएं रही। क्या कुछ इसके मायने हैं, थोड़ी देर में करेंगे चर्चा। बेहतर मानसून से बढ़ेगा खरीफ उत्पादन, जी हाँ, मानसून के आंकड़े आए हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, डिटेल में होगी बातचीत। क्या और बढ़ने वाली है खाद्य महंगाई, खाद्य महंगाई है कि घटने का नाम नहीं ले रही है, अब क्या कुछ अपडेट है बताते हैं आपको। जीडीपी मापने के लिए बदले की व्यवस्था, लगातार इस खबर पर हमारी नजरें रही है और आज इस पर एक और अपडेट है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। यूएस को हीरो से ज़्यादा स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर होगी डिटेल में चर्चा। रिटेल निवेशकों को आईपीओ कम क्यों मिल रहा है, ये लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं, इस पर भी आज हम करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चावल के एक्सपोर्ट को लेकर के महत्वपूर्ण खबर के साथ। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर के बड़ा फैसला किया है। शनिवार को सरकार ने सफ़ेद गैर बासमती चावल निर्यात पर लगाया प्रतिबंध अब समाप्त कर दिया है। हालांकि प्रतिबंध हटाने के साथ चावल एक्सपोर्ट पर $490 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाई गई है। सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध पिछले साल जुलाई में लागू किया था, लेकिन इस साल बेहतर फसल और सरकारी स्टॉक में पर्याप्त चावल भंडार देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। सफ़ेद गैर बासमती चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के साथ सेला चावल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले 20% टैक्स को भी सरकार ने घटा करके 10% कर दिया है। सरकार की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से इस साल इसके एक्सपोर्ट पर खराब असर पड़ा है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से गैर बासमती चावल निर्यात 38% घट करके 33.41 लाख टन दर्ज किया गया। सर, ये निर्यात हटा दिया गया है, इसकी क्या कुछ आप इसके मायने देख रहे हैं, और क्या हम मान के चलें कि जो फिलहाल मानसून और खरीफ फसल के जो आंकड़े हैं उससे उत्साहित होकर के निर्णय लिया गया है, क्योंकि आज शेयर बाजार में भी इसको देख करके काफी उत्साह देखने को मिला है। इसमें विपुल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। आप ये देखिएगा तो एक अभी ट्रिगर जो कर रहा है वो कि आप देख रहे हैं जो पैडी की फसल अभी आएगी वो उसमें बड़ा एक रोबस्ट ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो जो आप चावल का एक्सपोर्ट्स आप देख रहे हैं, नहीं उसमें क्या है कि एक साल से इस पे बातचीत चल रही थी। अभी आपने पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया कि डब्ल्यूटीओ के कुछ कंट्रीज ने इस पे बड़े सवाल उठाए हैं, बड़ी जिगजैग सी पॉलिसी हमारी, कभी हम बंद कर देते हैं कभी खोल देते हैं। तो एक कंसर्टेड एफर्ट है और एक कंसिडर्ड ओपिनियन है भारत सरकार का। ये एक वक्त आ गया है जब चावल पर जो बैन लगा हुआ है उसको खोल दिया जाए। अभी उसकी फिलहाल कोई नेगेटिविटीज दिख नहीं रही है। उल्टा जो जिस हिसाब से मानसून है और जिस हिसाब से पैडी के ग्रोथ को हम लोग फोर्स ही कर सकते हैं, जिस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है कि चावल के एक्सपोर्ट को आप बैन करके रखें। जो दूसरा पार्ट जो आपकी खबर का था वो ये कि कुछ आंशिक रूप से जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं एक वॉल्यूम पे। देखिए, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, लगातार ये एक्सपोर्ट्स पे अभी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बनती है। और आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि जितने भी फैसले अभी सरकार ले रही है टुकड़ों टुकड़ों में, ये एक समुच्चय में ये फैसला आपको नजर आएगा कुछ और महीने बाद। कोई जरूरत नहीं रह जाएगी जब सरकार को ये जो अभी आप देख रहे हैं कि बैन का आंशिक रूप से भी कोई जरूरत उसकी नहीं रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़े जो भी बच गए हैं स्टेप्स बैन पे वो सारे उठा लिए जाएंगे। और फिर आप देखिएगा एक्सपोर्ट्स के लिए, चावल एक्सपोर्ट के लिए फिलहाल एक मीडियम टर्म के लिए एक खुला आसमान मिलेगा। इस बीच मानसून सीजन आधिकारिक तौर पर आज खत्म हो गया है। इस साल मानसून सीजन के दौरान बरसात का संतुलन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बरसात सामान्य के मुकाबले कम दर्ज की गई है, लेकिन पूरे देश में सीजन की औसत बरसात सामान्य के मुकाबले 8% ज़्यादा रही।
बेहतर बरसात की वजह से जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ा है। साथ में खरीफ फसलों की खेती भी पिछले साल से बेहतर रही, जिस वजह से फसल उत्पादन की संभावना बढ़ गई है। सर, जैसा कि आपने बताया था कि ठीक है, तमाम चीज़ों को लेकर के एक आशंकाएँ, एक दुविधाएं दिखाई दे रही थी कि पैचेस में मानसून है, कई जगहों पे ज़्यादा बारिश हुई, कई जगहों पे कम बारिश हुई, लेकिन ओवरऑल अच्छी, जब मानसून समाप्त हो रहा है तो एक अच्छी खबर के साथ समाप्त हो रहा है। उम्मीद करें कि जो फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा जो है एक बड़ा लोगों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, इस अच्छे मानसून का फ़ायदा वहाँ पे राहत दिला सकता है। मिल भी सकता है विपुल, लेकिन अभी कुछ 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 कहा नहीं जा सकता। अभी आप देखिए, 2-3 हफ्ते वेट करिए। अभी आप हम लोग देखेंगे कि अभी जब एमपीसी की पॉलिसी आएगी तब तक आप इंतजार करिए। जहां तक मानसून की बात है, देखिए मानसून बेहतर हुआ है, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से मानसून बड़ा एरेटिक बिहेवियर है मानसून में, जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है कुछ कुछ इलाके में, तो वहां पे फसलों का क्या हाल रहेगा, वहां पे जो खासकर जो वेजिटेबल्स की सप्लाई है वहां पे उसकी उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। तो ये मेरे लिए पर्सनली, मैं जब फॉलो कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। और अभी आप ये देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश के का एंटिसिपेशन दिखाया गया है आईएमडी को, अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो ठीक है। जैसे खरीफ में सोइंग बढ़िया है, एक तरह से देखेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगभग कुछ एक क्वार्टर को छोड़ देंगे, कुछ एक पॉकेट्स को अगर छोड़ देंगे तो जो रेन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बहुत कम है जहां पे पैची पैची से हैं, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन जो अभी पिछले 1 हफ्ते से जो लगातार बारिश हो रही है, बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ देखेंगे, दूसरे और इलाकों में बाढ़ देखेंगे, जो डैमेज हुआ खासकर 2-3 हफ्ते पहले तेलंगाना में और आंध्रा में, तो इसका केवल पैडी के अलावा बाकी जो हमारे पास जो आइटम्स हैं उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से महंगाई दर बढ़ेगी। अभी अभी देखिए, अभी तो थोड़ा ऊपर है, अलग अलग आइटम्स को आप देखेंगे तो सब्जियों में भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन क्या इसके बाद ये सबसाइड करेगा, तो अभी थोड़ा उस पर वेट करना पड़ेगा। अभी ये कहना, अभी जिस जगह पे हम लोग आज बैठे हैं यहाँ से कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे ये यहाँ से रोल आउट करेगा। लेकिन अब अभी 2-3 हफ्ता वेट करेंगे। आरबीआई लगातार इस बात को मॉनिटर कर रही है। और जो लोग कहते हैं कि अभी जब जब पॉलिसी आएगी तो उसमें ब्याज दर में कटौती हो सकती है, मेरा अपना मानना है कि शायद अभी आरबीआई उसके लिए वेट करेगी, तो उससे आपको तय हो जाएगा कि जो महंगाई कम होने के जो आरबीआई इंतजार कर रही है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया सर। और जो अभी आपने दो आखिरी में 2 बातें कही, एक तो खाद्य महंगाई को लेकर के और दूसरा आरबीआई पॉलिसी को लेकर के, उससे जुड़ी हुई खबर भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि रिजर्व बैंक अब अगले हफ्ते मौद्रिक नीति घोषित करेगा। उसके अंदर खाद्य महंगाई को लेकर के आशंका खत्म होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अनाज और सब्जियों की महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। उपभोक्ता विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल सितंबर के दौरान देश में आलू, प्याज और टमाटर का औसत भाव पिछले साल से के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा है। 28 सितंबर को आलू का मॉडल भाव 40 रुपये, प्याज का मॉडल भाव 60 रुपये और टमाटर का 50 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। पिछले साल सितंबर के अंत में इन तीनों सब्जियों का भाव इसके मुकाबले आधा था। उधर गेहूं की महंगाई भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर में ही कीमतें 6% तक बढ़ गई हैं। सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2808 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि सोमवार को 3000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। सर, ये नंबर्स जो आंकड़े हैं, ये तो कहीं से भी नहीं दिखा रहे हैं कि खाद्य महंगाई को लेकर के कुछ राहत मिलने वाली है। अभी सब्जी लेने आप जाइए, ये आंकड़े तो जो हम थोक के बता रहे हैं, लेकिन टमाटर के भाव नोएडा के अंदर वो 100 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। प्याज 80 रुपये किलो देखने को मिल रही है। धनिया की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं। अदरक काफ़ी महंगा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता को तो परेशान कर ही रही हैं। आरबीआई की निगाहें भी इन पर रहेंगी, क्योंकि ये लगातार एक कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो बना हुआ है। इसमें जो बाकी आइटम्स के नाम आपने विपुल लिए, उसमें सबसे जो चिंताजनक बात है वो गेहूं वाला एरिया है। आप गेहूं में समझ से परे लग रहा है अभी कि इस वक्त गेहूं की जो कीमतें हैं वो क्यों ज्यादा होवर कर रही हैं। जैसे आपने सब्जियों के नाम लिए। देखिए, इधर से कुछ बारिश की वजह से पिछले 2 हफ्ते में
इसकी आवाजाही में फर्क पड़ा है कि आपको पता है ये सब पेरिशेबल गुड्स हैं। तो इसको अगर जल्दी से इसका कंजम्पशन नहीं हुआ या मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन से इसको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं पहुंचाया गया तो इसके सड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उस सूरत में ये एक रिस्की गेम हो जाता है। तो इस पे अगर थोड़ा सा स्पाइक है तो ये मुझे बात समझ में आती है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइक नहीं है, जरूरत से ज्यादा स्पाइक है, बहुत ज्यादा स्पाइक, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। बाकी जो गेहूं की कीमतें हैं वो हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है कि अगर ये अभी कंटिन्यू करता है तो फिर क्या क्या रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या होगा आरबीआई का। जो महंगाई अभी है, अगर जिस लेवल पे ये यहाँ से अगर ऊपर रहती है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी जो अक्टूबर में पॉलिसी आएगी उसके बाद जो दूसरी पॉलिसी है उसके बाद 2 महीने का फासला होगा। तो अभी जब आप बात करें, जब हम लोग जहां बैठे हैं उसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी आरबीआई के पास शायद वो एल्बो रूम नहीं है जहां पे रेट कट की कोई संभावना उसके लिए बनती है, खासकर महंगाई दर जो खाद्य पदार्थों में है उसको देखते हुए। ठीक। अभी इतनी जल्दी महंगाई, अभी यहां से 15 दिन में कोई महंगाई नहीं कम होने जा रही है, आप समझ लीजिए इस बात को। बिल्कुल सर, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जब ये जो गेहूं का आपने जिक्र किया कि काफ़ी जो है वो चिंता का विषय है, खाद्य सचिव का जब से बयान आया कि जो सरकारी कोटे के जो गेहूं हैं उसका उनको जो है वो जो फ्री राशन स्कीम में जो है उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, यानी कि वहाँ से जो है वो गेहूं जो है सप्लाई की उसकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी, क्या ये, और उसके बाद से हम कीमतें बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये उसकी वजह ही है या कुछ और कारण भी आप मान रहे हैं गेहूं की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसके पीछे? वो ये और भी वजह हैं विपुल, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसकी वजह से देखिए क्या होता है मार्केट में, जिस हिसाब से मुनाफाखोरी करने लोग लग जाते हैं, होर्डिंग हो जाती है, चंद तरह के और एक्टिविटीज हो जाती हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो उसकी वजह से हो सकती है, लेकिन हम उसके बावजूद ये मान के चलते हैं कि जब खाद्य सचिव ने ये कहा है तो वो सोच समझ कर कहा होगा, और उसके बाद जो जितने मेजर्स हैं वो लेकर अंदाजा लगा के कि कितनी मार्केट में गेहूं अवेलेबल है उसके आधार पे, ऐसे चलते चलते खाद्य सेक्रेटरी ने बात नहीं कही होगी। पर फिर भी ये देखना पड़ेगा कि ये अभी जो गेहूं की महंगाई है वो क्या अभी कंटिन्यू करेगी क्या। अगर ये आगे कंटिन्यू करती है तो मेरे ख्याल से तभी थोड़ी खतरनाक बात होगी। ठीक। इधर केंद्र सरकार जल्द ही जीडीपी ग्रोथ मापने की व्यवस्था में अब बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी गणना के लिए बेस ईयर में अब बदलाव का प्रस्ताव है। अभी तक जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके लिए बेस ईयर वित्त वर्ष 2011-12 को तय किया गया है, लेकिन अब बेस ईयर को वित्त वर्ष 2022-23 किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद फरवरी 2026 से नए जीडीपी आंकड़े जारी होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले भी जीडीपी मापने के लिए 7 बार बेस ईयर में बदलाव किया गया है। सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर में इसकी आवश्यकता समय समय पर क्यों पड़ती है और कि बेस ईयर को बदला जाए और इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है। क्या होता है कि हम पहले अभी 10 साल का फासला रखते हैं, जब महंगाई, जब जीडीपी का बेस ईयर तैयार करते हैं तो बाद में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया और उसको ये कहा कि हम 5 साल के बाद इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। हम अभी उसको फॉलो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल दिया 2011-12 का, वो कायदे से वो 2009 में होना था। 2009 में होना था, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 2008 के जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो हम लोगों ने ये देखा कि ये अभी माकूल वक्त नहीं है जीडीपी नापने का, अभी इसको ऐसे ही चलने दिया जाए ताकि इसमें जो मौजूदा सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जो 2008 की क्राइसिस थी उसके चक्कर में वो डिले हुआ, और फिर उसके बाद जो अगले 5 साल में जब होना था उसको, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सरकार ने उस योजना को टाल दिया। होता क्या है कि जब आप देखिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग जीडीपी का बेस ईयर तैयार करते हैं। सब कनाडा में देखेंगे तो वहां हर साल करते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है, आपके पास यूएस का एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ वो 5 साल का हिसाब किताब है, लेकिन वो पिछले कई बार से वो 5 साल में हो नहीं रहा है। वो होता है हर बार इसलिए बदलते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जब आप पुराने डेटा के आधार पर आज की जीडीपी तैयार करेंगे तो आपको एक्चुअल आइडिया नहीं मिलेगा। पुराने डेटा के आधार पे आप नया डेटा नहीं तैयार कर सकते, तो उसमें आपको बार बार एक अपग्रेड करना पड़ता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं इसका अपग्रेडेशन कायदे से इससे पहले होना था, वो हो नहीं पाया। तो अब जब बेस ईयर बदल रहा है 2011-12 से, तो अब जब नया होगा तो उसको लागू किया जाएगा 2026 से, जैसा कि आप कह रहे थे।
आप इसलिए इसको बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको आइडिया नहीं मिलता है, आपको डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं जितना जैसे हमारे पास एक आइडिया पड़ा हुआ है कि साहब हम भी क्या फॉलो कर सकते हैं क्या, अमेरिका कनाडा और जिसको बोलते हैं चेन मैकेनिज्म, कि उसके आधार पर कि जो पिछले साल है जो जीडीपी है उसके आधार पर हम लोग नया जीडीपी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं अपने वो इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच गए हैं जहां पे पिछले साल को बेस ईयर मान के अभी हम जीडीपी डेटा तैयार कर सकें, इसलिए हमारा जो अब तक का बना हुआ है वो ठीक है। तो कायदे से तो 5 साल पे होना चाहिए पर वो हो नहीं पा रहा है, ये भी बहुत देरी से हुआ है, लेकिन खैर जब हुआ है तो हो जाए। लेकिन जब तक आप जीडीपी का बेस ईयर नहीं बनाएंगे, जब तक आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस में आपको मदद नहीं मिलेगी, आपको एक्चुअल आइडिया नहीं मिलेगा कि जीडीपी का साइज क्या है, जीडीपी के डिटेल्स क्या है। ठीक। इस बीच भारत से अमेरिका को हीरो से ज़्यादा स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हो रहा है। बीती जून तिमाही के दौरान भारत से अमेरिका को करीब $2 अरब के स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हुआ है। इस दौरान इंडस्ट्रियल ग्रेड के हीरो का एक्सपोर्ट $1.44 अरब रहा है। भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहे स्मार्टफोन में अधिकतर हिस्सेदारी आईफोन की ही है और भारत से जितने आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनमें आधे से ज़्यादा अमेरिका को जा रहे हैं। सर, इन नंबर्स से क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि हालांकि अभी बहुत बड़ी हिस्सेदारी सिर्फ जो है आईफोन की ही है, लेकिन क्या भविष्य में मान के चलें कि भारत जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनने की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है? देखिए 2026 तक विपुल क्या है कि जो आईफोन के मैन्युफैक्चरर हैं उनका प्लान है कि जो 25% आईफोन का की मैन्युफैक्चरिंग वो हिंदुस्तान से किया जाएगा। ठीक। जो ये आप रिजल्ट देख रहे हैं तो कम से कम चलिए हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये मान के चल सकते हैं कि दुनिया में और खासकर अमेरिकन को हीरो से ज्यादा स्मार्टफोन की जरूरत है। अभी आप हम स्मार्टफोन के मामले में ये जो आप देख रहे हैं जो डेटा जो स्वेल कर रहा है, ये पीएलआई से मुतल्लिक जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसके आधार पर ये डेटा पिछले दिसंबर की तिमाही से बदला है। दिसंबर के बाद लगातार जो आईफोन का उत्पादन है वो बढ़ा है और जो उसके एक्सपोर्ट और जो हीरो का देखें वो उस हिसाब से उसको कैचअप नहीं किया है। आने वाले टाइम में इसमें और बढ़ोतरी आप देखेंगे क्योंकि पीएलआई से जो फोन का प्रोडक्शन है वो अपने फुल स्विंग पे आएगा 2026 आते आते, तो आप देखिएगा इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छी बात है, इस सेंस में कह सकते हैं कि जो सरकार का मोटिव था, जो सरकार का ऑब्जेक्टिव था कि साहब हम एक नया बेस मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार कर रहे हैं, देश में स्मार्टफोन बना रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश में जो जिस देश का फोन वहां से सब कुछ सोच समझ के बन के सारी मैकेनिज्म उनकी है, उसको हम केवल बना के भेज रहे हैं। तो अगर ये भी हम भेज रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या इस चैलेंज में हम वियतनाम और चाइना के सामने क्या टिक पाएंगे क्या, या हो सकता है उससे कहीं हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से अच्छी बात यह है कि जो जगह अब तक वियतनाम और चाइना लेकर बैठा हुआ था वो जगह हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स और हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स लेके बैठ गए। ठीक सर, लेकिन एक चीज़ जो है अगली खबर पर जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में वजह क्या है कि हम निर्माण तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा स्मार्टफोन के निर्माण के बावजूद भारतीय कंपनियाँ जो है पिछड़ क्यों जा रही हैं स्मार्टफोन के बाज़ार से? अभी भी आप देखें तो चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, मतलब उन कंपनियों का दबदबा भारत के अंदर भी है। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी फ़ोन बिक रहे हैं, घरेलू कंपनियां इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद यहाँ पे लोकल उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाई? क्या चूक लगती है आपको? घरेलू देखिए, अब तक अभी इन्वेस्टमेंट होगा। अब तक तो आप असेंबलिंग कर रहे थे। कौन सी घरेलू कंपनी है बड़ी भारी जो आपको दिख रही है कि वो इंडिया के फोन बाजार में बहुत ज्यादा उसका बेस था, बहुत ज्यादा उनकी बिक्री हो रही थी। आप चाइना से फोन ला रहे थे, आप चाइना से असेंबली करके बेच रहे थे। भाई आप जब तक ये तही कहेंगे कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पे बनना है, एक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का मैन्युफैक्चरर के तौर पे स्थापित होना है, तब तक कैसे होगा? कौन सी आप 3 कंपनियों का नाम लीजिए जो हिंदुस्तानी कंपनी है और जो इस बात पर बिल्कुल जोर दे रही है कि हमें सैमसंग के लेवल पे पहुंच जाना है, हमें आईफोन के लेवल पे पहुंच जाना है, हमें ओप्पो के लेवल पे पहुंच जाना है, या हमें जो दूसरी और चाइनीज प्रोडक्ट जो आप देखते हैं हिंदुस्तानी बाजार में उसके लेवल पे पहुंच जाना है। ठीक, जब तक आप जी सर जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग बाजार में
आप 2 दिन में, 2 साल में आप किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। आईफोन कब से बाजार में है? कितनी, आप सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी सैमसंग को और दूसरी फोन कंपनियों को नोकिया को डिस्प्लेस करनी है। जिस देश में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस देश में नोकिया की अभी से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी से 20 साल पहले नोकिया की इस बाजार में हिस्सेदारी थी 40%। जब सैमसंग आया था तब नोकिया इस देश के 40% फोन पे कब्जा था उसका, वो वहां से डिस्प्लेस हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से आप लंबे समय तक आप एक कंपनी का नाम सुना है आपने, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगा, आप लाते हैं चाइना से, असेंबलिंग करके यहाँ बेचते हैं, दूसरी कंपनी कहीं और से लाती है, वो असेंबलिंग करके बेचती है। तो जब तक आप इस ईमानदारी से नहीं कोशिश करेंगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बाजार में टिकना है, पांव रोक लेना है, तब तक कैसे होगा? केवल ये कहने से कि बाहर की कंपनी आ रही, बाहर तो आप मुकाबला करिए। ऐसी बिल्कुल। कौन सी चीज है जो भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है और बाहर की कंपनियों को मिल रहा है? महत्वपूर्ण बात है सर। इस बीच आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आईपीओ खरीदने के लिए रिटेल निवेशकों की तरफ से आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आईपीओ आवंटन में उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं कि इस साल आईपीओ अलॉटमेंट में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी घट करके 19.6% पर आ गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ये हिस्सेदारी 26% से ज़्यादा हुआ करती थी। कंपनियां रिटेल निवेशकों के मुकाबले संस्थागत निवेशकों को ज़्यादा अलॉटमेंट कर रही हैं। सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं निवेशकों में उत्साह है और रिटेल निवेशक बड़ी संख्या में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब बात अलॉटमेंट की आती है तो फिर बड़े निवेशकों को जो है ज़्यादा अलॉटमेंट दिया जा रहा है। ये आपको लगता नहीं है कि रिटेल निवेशकों के उत्साह को थोड़ा कम करने जैसा है? क्यों कर रही हैं कंपनियां ऐसा, क्या वजह आपको लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता विपुल, मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। देखिए होता क्या है कि आपको एक शेयर आपको देना पड़ता है कि इस में, जैसे फर्ज करिए 30% का एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको देना पड़ेगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसको। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना होना चाहिए, 15 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, या और भी जो भी उसके साथ उसके साथ जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उसके साथ जो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। तो सवाल ये उठता है कि देखिए जो अभी आप देखिएगा पिछले जैसे इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, जितने भी आईपीओज आए हैं तो उसमें से ज्यादातर आपको टेक कंपनियों से मिलता जुलता आईपीओज मिलेगा। तो उस आईपीओज में जो एनएससी की शर्तें हैं, जो सेबी की शर्तें हैं, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो कंपनी जो अलॉट कर रही है उसमें कहीं कोई उसका उल्लंघन नहीं कर रही है, क्योंकि उनके अपना टर्नओवर है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो सब कंडीशन उस हिसाब से फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जहां पे ज्यादा अलॉट करना जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये उनकी मजबूरी हो जाए, उनकी मजबूरी नहीं है, तो लिहाजा जो आप अलॉटमेंट देख रहे हैं वो कम है। अब जैसे ये आपको ये पलट सकता है, ये पलट तब सकता है जब बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए हुंडई आके लाइन लगाने वाली है, टाटा सन्स की आप बात करें, तो ये सब जब आप करेंगे, ये जब बड़ी कंपनियां आएंगी तो जितने भी एनएससी और ये जो सेबी के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इनको रिटेल इन्वेस्टर्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि मेजर शेयर उनके हिस्से में आया है अलॉटमेंट में, तब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये इसमें ज्यादा इफ वी आर डूइंग दिस वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, दैट इज नॉट द केस आई बिलीव। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज सेबी की बोर्ड बैठक चल रही है और इसमें कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई सारे मुद्दों पर फैसला हो सकता है। बात ये कही जा रही है कि नई एसेट क्लास को लेकर के भी घोषणा हो सकती है, जिसमें बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक नया एसेट क्लास होगा जिसकी मिनिमम जो होल्डिंग मिनिमम टिकट साइज जो होगा वो 10 लाख के आसपास हो सकता है। इसके अलावा सेबी की तरफ से लगातार जो एफ&ओ को लेकर के वायदा बाजार में जो निवेशकों को नुकसान हो रहा है उसको लेकर के सेबी की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसको लेकर के हो सकता है कुछ नियम सख्त किए जाएं ताकि जो है रिटेल निवेशकों को के नुकसान को बचाया जा सके। इसके अलावा एमएफ लाइट जैसे तमाम विषय को लेकर के बातचीत हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जब तक हम एक शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जो कि कल के अखबारों की सुर्खियाँ बनेंगे और कल सुबह आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही हम इस पर बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। सर, कई सारे बड़े मुद्दों को लेकर के आज ये सेबी की बोर्ड बैठक चल रही है।
अब इसके आउटपुट मुझे लगता है 1-2 घंटे में आए या देर रात आए, उस पर जो है कल हम विश्लेषण और डिटेल में करेंगे। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं आज की इस बोर्ड बैठक को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सबसे पहले विपुल ये कहूंगा कि आज की जो बोर्ड बैठक है वो इम्पोर्टेंट सबसे पहले इसी सेंस में है कि जो हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद मतलब जो सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए गए हैं, उसके बाद ये सबसे पहली बैठक है। तो एजेंडे में आज के एजेंडे में इस बात का बड़ा महत्व है कि सबसे पहली उसकी बैठक है। भारत सरकार के उसमें 3 नुमाइंदे होते हैं, उस पर कभी और हम लोग चर्चा करें, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उस विवाद के बाद ये सबसे बोर्ड की सबसे पहली बैठक है, तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, आज के सेबी के एजेंडे पे 14 विषय हैं। 14 विषय में 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको और हमें जानने की जरूरत है। दूसरा, जो फ्यूचर ऑप्शंस की जो नियम है उसको सख्त करने के लिए सेबी के कुछ रिकमेंडेशन हो सकते हैं, जिस पे आज विचार होना है, जो आज की बोर्ड बैठक में उस पर डिस्कस किया जाना है। और एक जो और बात आपको हमने बताई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर बहुत तेज बहस होगी आज बोर्ड में। जो नए भारत सरकार के नुमाइंदे उसमें आए हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, वो उस पर फैसला करेंगे। साथ ही साथ जो एक एसेट क्लास की आप बात कर रहे थे वो है, लेकिन जो सबसे गरमाने वाला विषय है वो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे ये अभी क्या रवैया है। बोर्ड आज सुनेगी बैठकर चेयरपर्सन को। नए एसेट क्लास में आपको पता है कि जो पीएमएस की बात कर रहे थे या म्यूचुअल फंड, उसके बीच का एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जाए जिसमें सबको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपको बोल के जा रहा हूं वो है कि आज की बोर्ड बैठक में तय होगा कि सेबी के चेयरपर्सन की कितनी उम्र होगी सेबी के चेयरपर्सन बने रहने के लिए। आज के बैठक में उस पे लग जाएगी मुहर। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सरकार को आज की बैठक का डेवलपमेंट आके बताएंगे कि आज की बोर्ड बैठक में ये रहा, और उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। जो बात मैं आपको अब की बार और कहने जा रहा हूं वो ये कि मुझे बहुत जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि 15 अक्टूबर से पहले चेयरपर्सन जो सेबी की हैं उनको जाने के लिए कह दिया जाए। उनकी जगह पे उनको नया कैंडिडेट सेबी के चेयरपर्सन के लिए पहले से ही ढूंढा जा रहा है। अच्छा, तो ये तो बड़ी खबर आपने बता दी सर। ये काफ़ी बड़ी खबर आपने बताई कि ढूंढा जा रहा है। मतलब ये गलियारों के अंदर, क्योंकि आपकी निगाहें, आप रिपोर्टिंग में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या ये सत्ता के गलियारों के इर्द गिर्द ये बातचीत चल रही है कि यहाँ पे जो है कोई परिवर्तन हो सकता है? और आप जब इतने कन्विक्शन से 11 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक सेबी के चेयरपर्सन को 3 बार दिल्ली बुलाया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग से मिले, पीएमओ कार्यालय में मिले, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, अखबारों में खबर नहीं छप रही है, इसका मतलब आप नहीं समझिए कि कुछ नहीं हो रहा। तो जो मैं बात आपको कह रहा हूं कि आज की बैठक में इस बात पे मुहर लग जाएगा कि इनको कब जाना है। अच्छा, मतलब ये तय है कि जाना है, ये आपकी बातों का सार है। मैं जिस दिन से आपके शो पे आ रहा हूं, मैं उसी दिन पहले बोला था कि इनको जाना पड़ेगा। इनके उत्तराधिकारी की ढूंढ जारी है, उत्तराधिकारी के नाम भी तय हो गए हैं। मैं अभी कुछ बोलूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जाना पड़ेगा और नए उत्तराधिकारी आएंगे। ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, ये मैं बता सकता हूं आपको। तो मनी सेंट्रल के समाप्त करने से पहले सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर इस तरह की संभावनाएं हैं कि सेबी चीफ जो मौजूदा हैं उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। जी, क्या ये दिवाली ना देख पाएंगे? ये दिवाली उनके लिए भारी पड़ेगी, ये दिवाली नहीं देख पाएंगे। ये सर आपने कार्यक्रम समाप्त करते करते ये कार्यक्रम का एक तरीके से थंब दे दिया है, और बहुत बड़ी खबर जो है, एक्सक्लूसिव खबर बल्कि हम कहेंगे। और जब इस पर मोहर लगेगी तो इसको और हम ज़ोर शोर से अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर है ये, क्योंकि इसको लेकर के तमाम हमारे दर्शक भी लगातार टिप्पणी कर रहे थे कि आखिर में इस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। तो आपको बता दें, जैसा कि पवन जी कह रहे हैं कि 3 बार दिल्ली बुला करके उनके साथ बातचीत हुई है। इसका ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे कामकाज चल नहीं रहा है। और इस विषय पर अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई कि 15 दिन के अंदर जो है
वो विदाई हो सकती है या ये दिवाली वो नहीं देख पाएंगे। पवन जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस मनी सेंट्रल का हिस्सा बनने के लिए और ये खबर बताने के लिए। तो आगे भी माफ़ कीजिएगा, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। तो फिलहाल के लिए मनी सेंट्रल को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम